बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। महमूद भाई, मेरे साथ चलो ना, मैं अकेली हूँ। अरे लड़की, क्यों तंग करती हो, मुझे पढ़ने दो। महमूद ने ऐनक उतारी और किताब का सफ़ा बंद करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, बड़े बाबा ने कहा था कि वहाँ जिन्नात का साया है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? महमूद ने ये कहकर किताब फिर से खोली, ऐनक चढ़ाई और किताब पढ़ना शुरू कर दी। अब्दुल अब्बासी गांव के बड़े मशहूर और बड़े पुराने टेलर थे। गांव के दूर दराज से लोग अपने कपड़े सिलाई कराने आया करते थे। शादी ब्याह हो या कोई भी बड़ा फंक्शन, टेलर मास्टर अब्दुल के सिले हुए कपड़े के बगैर नामुकम्मल होता। 2 कमरों पर मुश्तमिल कच्चा मकान मास्टर अब्दुल की कुल दुनिया था, जो बहुत बड़े चश्मे के साथ ही वाक़ था। चश्मे के किनारे जहाँ छोटे दरख्त थे, वहीं 2-3 बड़े और घने दरख्त ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी जगह को अपनी छांव के जरिए घेरे में ले रखा था। गर्मियों के दिन पानी ठंडा और इन दरख्तों के पत्तों की सरसराहट में ठंडी हवा के झोंके अजीब सी कैफियत पैदा करते थे। हर देखने वाले का दिल करता कि मास्टर अब्दुल के घर के सामने वाक़े इस खूबसूरत से माहौल में सुकून की चंद घड़ियां गुजारे और ठंडे पानी से अपने जिस्म को फरहत बख्शे। यहाँ पर अक्सर गांव की औरतें पानी भरने भी आया करती थीं और मास्टर अब्दुल के घर में रौनक लगी रहती। लेकिन कुछ दिनों से मास्टर अब्दुल और उसकी घरवाली ने यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे जिसकी वजह से इन्होंने सभी लोगों को दरख्तों की छांव में बैठने से मना कर रखा था। गांव की औरतें भी अब ज़रा वक्फे से पानी भरा करती थीं। वल्लाह आलम, ये हकीकत तो मास्टर अब्दुल साहिब और उनकी घरवाली ही बेहतर जानते थे। गांव वालों ने उनकी बात का मान रखा था। खैर, मास्टर अब्दुल साहिब का बड़ा बेटा महमूद माशाअल्लाह अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव की बड़ी जामे मस्जिद में इमामत और खताबत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। उम्र में इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन दीनी मसाइल में अपने फ़न का इतना माहिर था कि बड़े बड़े उलमा भी उसे देखकर शिश्तर रह जाते थे। महमूद की एक छोटी बहन रईसा और एक छोटा भाई असजद भी था, जिनकी उम्रें भी खेल कूद की थीं। इन दोनों का दिल करता कि कोई बड़ा हर वक्त इनके साथ मौजूद हो और वो दोनों खेलते रहें, लेकिन बड़ों के पास छोटों के खेल तमाशों के लिए इतना वक्त कहाँ होता है। और फिर मास्टर अब्दुल कपड़ों की सिलाई में मसरूफ़ होते। महमूद अपनी दीनी मसाइल का मुतालिया करने में हर वक्त मसरूफ़ होता। ऐसे में रईसा उसे कहती कि मैंने दरख्त वाला जिन देखना है। महमूद को उसकी ये ज़िद समझ में नहीं आती थी कि रईसा इतनी सी उम्र में जिन्नात को देखने का शौक़ क्यों रखती है। तुम्हें मैंने मना किया था ना रईसा, मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इन फजूल कामों के लिए इतना वक्त नहीं है। महमूद ने फिर से मुंह चढ़ाया और मुतालिया करने में मगन हो गया। लेकिन रईसा कहाँ जान छुड़ाने वाली थी। वो अपनी बात मनवाने में धुन की बड़ी ही पक्की थी। दोपहर के वक्त वो फिर से दौड़ती हुई महमूद के कमरे में आई, उसके हाथ से किताब लेकर अलमारी में रखी और कहने लगी, महमूद भाई, आप मेरी एक बात नहीं मानते। आपको पता है ना, मुझे झूला झूलने का कितना शौक है और कोई मुझे झूला नहीं देता। आप प्लीज़ मेरे साथ चलें, बस थोड़ी देर मुझे झूले दे दें, मैं आपका हर काम करूँगी। रईसा प्यार से अपनी बात मनवा रही थी। तभी महमूद अपनी छोटी बहन की जिद को देखते हुए बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अपनी किताब भी लेकर चलूँगा। मैं वहाँ अपना मुताला भी कर लूँगा, ठीक है ना? उसकी बात पर रईसा भी मान गई। हाँ ठीक है भैया, हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। रईसा दौड़ती हुई दरवाजे से निकली और सीधा अपनी सहेली राबिया को बुलाने के लिए उसके घर चली गई। अरे रईसा, गिर न जाना, महमूद ने पीछे से आवाज़ लगाई। स्लीपर पहनते हुए वो बाहर आ गया। अपने पड़ोस में रईसा अपनी सहेली राबिया को भी बुला लाई। महमूद ने अलमारी से किताब निकाली, रईसा का हाथ पकड़ा और राबिया और रईसा के साथ चश्मे पर चल दिया। मास्टर साहिब घर पर मौजूद नहीं थे, वरना उनकी मौजूदगी में किसी की मजाल नहीं थी कि कोई भी बच्चा चश्मे के किनारे इन दरख्तों के नीचे खेल कूद कर सके।
चश्मे पर पहुंचकर राबिया और रईसा की सुलह हो गई। सो महमूद अब फारिग था, किताब लेकर दरख्त के नीचे बैठ गया, जबकि राबिया और रईसा खेल कूद में मसरूफ हो गई। बताता चलूं कि मास्टर अब्दुल के घर के सामने वाक़े इस चश्मे के पास जो दरख्त था वो बड़ा ही मजबूत और ताकतवर था। यहाँ जो झूला लगा हुआ था उस पर अक्सर ही बच्चे झूला झूलने आते थे। यूँ कह लें कि ये रस्सियाँ सालों की लगी हुई थीं और अभी भी इंतहाई मजबूत थीं। सो किसी को ऐसी वैसी फिक्र नहीं थी। अचानक महमूद को मुतालिया करते हुए दरख्त से कड़क की आवाज़ आई। महमूद ने चौंक कर दरख्त की तरफ देखा तो जिस शाख पर रईसा झूला झूल रही थी वो अचानक से टूट गई थी और रईसा धड़ाम से नीचे गिरी। गिरने के साथ ही उसकी एक फलक शुगाफ चीख निकली और वो बेहोश हो गई। ये देखकर महमूद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और रईसा की तरफ भागा। रईसा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थीं। महमूद अभी रईसा के लिए पानी लाने ही जा रहा था कि अचानक दरख्त की ऊपर वाली शाखों से खून के 2-3 कतरे रईसा के चेहरे पर आकर गिरे। खून के ये कतरे पड़ने की देर थी कि यूं लगा जैसे रईसा की जल्द वहां से झुलस गई हो। महमूद ने जल्दी से घबराकर रईसा को गोद में उठाया और उसके चेहरे पर से खून के वो कतरे साफ किए। महमूद ने देखा रईसा के चेहरे पर 2 काले काले दाग पड़ गए थे। जब भी उसकी नजरें बेइख्तियार दरख्त के ऊपर की तरफ घूम गईं, उसे दरख्त की घनी शाखों में हरकत सी महसूस हुई। उसे लगा कोई खतरनाक परिंदा यहाँ आकर बैठ गया है, लेकिन फिर दरख्त के घने पत्तों में गौर से देखा तो इंतहाई सुर्ख आंखों वाला एक वजूद वहाँ छुपा बैठा था। सुर्ख आंखों वाले इस वजूद से अजीब सी वहशत टपक रही थी। उसका हुजम इस कदर बड़ा और भारी था कि महमूद को अपना आप उसके सामने किसी चोंटी की मानत महसूस हुआ था। महमूद के गौर करने पर उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ी बला थी जिसके मुंह से खून निकल रहा था। महमूद ने इससे पहले अपने बाप अब्दुल से इस बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ हकीकतन एक दिन उसके सामने आ जाएगा। वो बहुत घबरा गया। उसने आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए रईसा को उठाया और सीधा भागते हुए घर आ गया। रईसा के साथ राबिया भी थी, जो रईसा को देखकर काफी घबरा गई थी। महमूद ने घर आकर दम किया हुआ पानी रईसा के ऊपर छींटे मारा तो वो एकदम होश में आ गई। ये दम किया हुआ पानी वो था जिसे मास्टर अब्दुल हर वक्त घर में रखते थे। चश्मे पर आई किसी भी लड़की के साथ कोई छोटा मोटा वाकया हो जाता तो वो इसे पिला दिया करते। अब तो शायद गांव वाले भी इस बात के आदी हो गए थे। जब रईसा होश में आई तो महमूद ने उसे खूब डांट पिलाई। कहा कि ये बात अब्बा को ना पता चले कि तुम चश्मे पर झूला झूलने गई थी और मैं भी तुम्हारे साथ गया था, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुम मुझसे बहुत बहस करती हो, अब पता चल गया कि चश्मे पर जाकर क्या होता है। महमूद बहुत गुस्से में था। बोतल का ढक्कन बंद करते हुए उसने रईसा की तरफ देखकर कहा था। महमूद ने घड़ी पर देखा, 12:50 का वक्त हो रहा था। उसने किताब अलमारी में रखी और ज़ोहर की नमाज की तैयारी करने लगा। गर्मियों के दिन थे, पूरे गांव में हू का आलम था। उस वक्त सभी लोग अपने अपने घरों में आराम किया करते थे। महमूद वजू करने की गर्ज से बाहर आया तो देखा घर में ताज़ा पानी मौजूद नहीं था। चारों नचार वो क्या करता, उनके पानी का सारा दारोमदार घर के पास वाले चश्मे पर था। सोचा वहीं जाकर वजू कर लेगा और फिर उस मखलूक से डरना क्या जिसकी हकीकत अल्लाह ने खुद बयान कर दी थी। बेशक हर मखलूक अल्लाह के ताबे होती है और उसके हुक्म के बगैर किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चश्मे पर वजू करते हुए महमूद को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर सर का मसाह करते हुए उसकी नज़र अचानक उसी दरख्त पर पड़ी। उसने देखा उसी दरख्त पर जहाँ रईसा झूला झूल रही थी, उस पर से एक साया सा बरामद हुआ जिसकी बुलंदी कोई 30 फुट के करीब थी। ये साया उस वक्त नमूदार हुआ था जब सूरज को बादलों ने ढांप रखा था। हल्की धूप भी थी और बारिश का मौसम भी हो रहा था। तभी अचानक बादलों की ओर से सूरज की रोशनी दोबारा नमूदार हुई और उसी साए पर पड़ी। रोशनी पड़ने की देर थी कि उस साए ने जोरदार चीख मारी। अचानक उसके सामने बैठा कुत्ता उस पर भौंकने लगा। साए ने कुत्ते को गर्दन से पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। महमूद ने देखा कि ये साया किसी औरत का था
जिस का चेहरा इंतहाई वहशतनाक था। बाल इतने लंबे कि टांगों तक लटक रहे थे और दांत इतने बड़े कि देखकर ही करहत होती। आंखों की जगह 2 बड़े बड़े सुराख थे जिससे बस आग की तरह तेज रोशनी की माने चिंगारियां निकल रही थीं। महमूद ने देखा ये साया राबिया के घर की तरफ लपक गया था। अगर महमूद की जगह कोई और ये देख लेता तो शायद उसका दिल बंद हो जाता और ख़ासकर कोई बच्चा देख लेता तो जगह पर ही ख़त्म हो जाता। महमूद ने जल्दी से अपना वज़ू मुकम्मल किया और बेइख्तियार राबिया के घर की तरफ भागा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो साया राबिया के घर की तरफ लपक गया था। राबिया उसके पड़ोस में ही रहती थी। महमूद ने उस साये का दूर तक पीछा किया। देखा तो वो साया धीरे धीरे राबिया के घर में उसी कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर राबिया अक्सर अपनी गुड़ियों से खेलती थी और रईसा भी उसके साथ जाया करती थी। महमूद साये से कुछ फासले पर था। वो साया महमूद से पहले ही राबिया के कमरे में दाखिल हो गया और महमूद ने दूर से ही राबिया के चीखने की आवाज़ सुनी। जब महमूद वहाँ पहुँचा तो वो मारे खौफ के बेहोश होकर गिर गई थी। किचन में मसरूफ़ उसकी माँ राबिया की चीख सुनकर दौड़ी हुई आई और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन वो कब की बेहोश हो गई थी। महमूद जो ये सारा मंजर देख चुका था, उसने जल्दी से अपनी जेब से उसी पानी की शीशी को निकाला और पानी के कुछ कतरे एक गिलास में मिलाकर राबिया को पिलाने लगा। जल्द ही राबिया होश में आ गई। राबिया की माँ उसकी ये हालत देखकर घबरा गई थी। सारी रात राबिया की चारपाई के साथ लगकर बैठी रही, क्योंकि उसे तेज बुखार ने आन लिया था। दोनों घरों की फिजा उदास सी थी। बच्चे घर की रौनक होते हैं, लेकिन 2 दिन से उनके घर की रौनकें बीमार पड़ी थीं। महमूद भी ये देखकर उदास हो गया था। उसने सोचा था अब के बाद कभी भी राबिया या रईसा को उस तरफ नहीं जाने देगा। अगली सुबह महमूद इश्तराक की नमाज का वज़ू करने चश्मे पर गया तो देखा राबिया के घर के बाहर लोगों का बेहद रश लगा हुआ है। महमूद ने फ़ौरन ही वज़ू मुकम्मल किया और राबिया के घर की तरफ भागा। महमूद वहाँ पहुँचा तो हर बड़ा बूढ़ा चैमुगोइयाँ करने में मसरूफ़ था। महमूद ने देखा कि राबिया के अब्बू ने छोटी सी बच्ची को रस्सियों से बांध रखा है। ये बच्ची तो फूल की तरह नाजुक थी, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रस्सियों से बांधना पड़ा। महमूद सोचने लगा। महमूद को देखकर राबिया और भी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी। वो मुसलसल खुद को रस्सियों से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। पूरे गांव में कोहराम सा मचा हुआ था। हर कोई उनके घर का रुख किए राबिया की हालत का तमाशा देखने आ रहा था, जबकि राबिया के वालिद इस सूरत हाल से सख्त परेशान थे। अंकल जी, मेरे पास इस मसले का हल है। महमूद जल्दी से राबिया के वालिद के पास गया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोले, बेटे, मेरी तो एक ही बेटी है, इसे भी किसी बदबख्त की नज़र लग गई है या फिर किसी बुरी चीज़ का असर हो गया है। मैंने इस भले लोकी को कितनी बार कहा है कि बच्चियों को बाहर न जाने दिया करो, लेकिन ये सुनती ही नहीं। बशीर चचा अब अपनी बीवी को कोस रहे थे, जबकि महमूद जानता था कि राबिया के साथ भी वही मसला हुआ है जो कल रईसा के साथ हुआ था, क्योंकि ये दोनों ही उसी तरह के पास झूला झूलने गई थी। महमूद के लिए राबिया अपनी बहन रईसा की तरह अजीज थी। राबिया की ये हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। राबिया के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे की हालत ऐसी कि महमूद देखकर ही साकित हो गया। महमूद साकित हो गया। उसे तो ये मसला अपने भी हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उसके जहन में आया कि क्यों न अपने मदरसे के उस्ताद से पूछ ले। ऐसे मसले में उस्ताद जी अक्सर मदद कर दिया करते थे। राबिया की हालत बहुत ख़राब थी। वो जल्दी से मुफ्ती साहिब के पास गया और उन्हें सारा वाक़या कहकर राबिया के घर चलने की इल्तिजा की। मुफ्ती साहिब बड़े नरम दिल के मालिक थे। ऐसे मामलात में अक्सर लोगों की मदद कर दिया करते थे। इन्होंने अपनी जानमाज़ और अपना बस्ता उठाया और राबिया के घर पहुंच गए। राबिया की हालत का जायज़ा लिया तो अपने इल्म से बताया कि जिस दरख्त पर इन दोनों लड़कियों ने कल दोपहर को झूला डाला था, वहाँ पर कुछ शयातीन जिन्नात का बसेरा था। इन दोनों ने इनके मामलात में मुदाखलत की। ये मखलूक तो बहाने की तलाश में होती है। इंसानों को तंग करना इनका बेहतरीन मशगला है। इन दोनों बच्चियों ने उन लोगों के मामलात में दखल अंदाजी की है, जिसके बदले में उस जिनजादी ने इनसे बदला लेने की कोशिश की है। कारी हनीफ साहिब ने फ़ौरन ही एक कमरा खाली करवाया। कमरे में राबिया को बंद किया। कमरे के बाहर जायनमाज बिछाकर कुछ पढ़ाई करने लगे।
ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ رابعہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ قاری حنیف صاحب نے اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ رونے کی آوازیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی تھوڑی ہی دیر میں ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز دروازے کے اندر سے آنے لگی۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ وہ حنیف صاحب سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، جس درخت پر میرا گھر تھا وہاں ان لڑکیوں نے ایک شاخ توڑ دی اور میں بری طرح زخمی ہو گئی۔ اب میں ان سے بدلہ لیے بنا نہیں جاؤں گی۔ قاری حنیف صاحب نے نرمی سے اس سے پوچھا، تم بتا دو کہ تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تمہارا مقصد ان بچیوں کو نقصان پہنچانا ہے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تو وہ قاری حنیف سے لڑتی رہی، بالآخر بے بس ہو کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ قاری حنیف نے کہا، اگر تم زندگی چاہتی ہو تو رابعہ کو چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاری حنیف صاحب نے دروازہ کھولا۔ رابعہ بے ست سی کمرے کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کسی نے اس پر سخت تشدد کیا ہے۔ پھر گاؤں کے سبھی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ رابعہ کے بالوں سے ایک عجیب سا دھواں بلند ہوا اور وہ دھواں ایک دم سائے کی شکل میں ایک عورت کا روپ دھارتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ رابعہ تو بے ہوش ہو کر گر گئی۔ قاری صاحب نے جائے نماز اٹھائی، پانی کا گلاس منگوا کر اسے دم کیا، اس کے ابا کو دیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ پریشان مت ہوں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ چشمے کے کنارے اگلی دفعہ کوئی بچہ نہ جائے۔ اس واقعے کا پورا گاؤں گواہ تھا اور اس کے بعد سے اس چشمے پر کوئی بھی نہیں جاتا، یہاں تک کہ اس چشمے کا نام جنات کا چشمہ پڑ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔